हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपना सेकंड वीडियो है हिस्ट्री जो एजेस लगी हुई हैं सेकंड ईयर में उसके अंदर। तो हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी प्री रोमांटिक पीरियड के बारे में। तो जो प्री रोमांटिक पीरियड था वो 1740 से लेके 1798 तक था। एंड देन वी कम टू रोमांटिक पीरियड। व्हाट इज रोमांटिक पीरियड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से रोमांस और रोमांटिक। सो रोमांस का मतलब यहाँ पे कोई लव और जो अपन देखते हैं रेगुलर वे में जो उसका यूजेस होता है रोमांस का या रोमांटिक का, उससे नहीं है। रोमांस का मतलब होता है रिस्क। इसका मतलब होता है रिस्क। तो एनीथिंग दैट जो रोमांटिक पीरियड था इसमें क्या था, रिस्क लिया गया था। रिस्क इससे लिया गया था जो पहले वाली जो एज थी, जो न्यो क्लासिकल एज थी, जो कि कहीं ना कहीं ऑगस्टन पीरियड जो क्लासिकल एज थी उसको फॉलो किया करती थी। तो उससे अपने आप को ब्रेक अवे करना, उससे अपने आप को अलग करना, ये अपने आप में क्या था, एक रोमांस था। एक तरीके से इनके लिए क्या था, रिस्क था। इसलिए इसको रोमांटिक पीरियड बोला गया। जब ये पीरियड चल रहा था तब इसको रोमांटिक पीरियड नहीं कहा गया था, ये बाद में कहा गया। ये एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव में इसको रोमांटिक पीरियड कहा गया था। उस समय के जो राइटर्स थे वो अपने आप को रोमांटिक्स नहीं बोलते थे, ठीक है। इनको बाद में कहा गया था। जो रोमांटिक पीरियड है वो 1798 में स्टार्ट होता है और 1832 में एंड होता है। आपको पता है 1837 से विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1837 से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो 1837 में आ गई थी। तो अब बात करते हैं कि 1798 में ये स्टार्ट होता है। तो जो 1798 में स्टार्ट होता है ये क्यों हुआ था? 1719 में क्या हुआ था? लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, जो कि किसने किया था पब्लिश? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे इन्होंने मिलके अपने एक कोलैबोरेशन के अंदर लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। इसी ने कहीं ना कहीं क्या रखा था, फाउंडेशन रखा था रोमांटिक पीरियड का, ठीक है। जो रोमांटिक पीरियड था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे, जो आइडियाज थे, उनसे इंस्पायर्ड था, ठीक है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के उससे इंस्पायर्ड था। और लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने एक तरीके से कोलैबोरेट करके लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था 1798 के अंदर। अब बात आती है कि रोमांटिक पीरियड जो है इसमें कौन कौन से पोएट्स थे और इसकी क्या क्वालिटीज थी, कि भी जो 1798 से लेके 1832 के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि इसको हम रोमांटिक पीरियड बोलते हैं। व्हाट वर द क्वालिटीज, व्हाट वर द मेन ट्रेट्स of this period that we can call it romantic period. So why was it different from other periods, other like neoclassical period and Elizabethan period, Renaissance? So there are some things, there are 5 qualities that I have written here. Like first is emotional and imaginative. रोमांटिक पीरियड के अंदर जो पोएट्स थे, जो इवन जो नॉवेलिस्ट थे, उनका जो इमेजिनेशन था, जो उनका इमोशनल कंटेंट था वो बहुत ज्यादा था अपनी पोएम्स के अंदर। they were not that much rational about their poetry. They were quite emotional and imaginative. वो बादल पे लिख देते थे, वो मतलब जैसे शाम हो रही है उस पे लिख दिया, धूप पे लिख दिया, ऑटम पे लिख दिया, इवनिंग पे लिख दिया। सो दीज वर द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे वर राइटिंग। दे वर नॉट राइटिंग ऑन लॉक, रेप ऑफ द लॉक, or they were not writing about something which was quite material. They were writing about natural things. They were quite like the second point is the importance of self. एक इसके अंदर बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमांटिक पीरियड के अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत जरूरी था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। आप वर्ड्सवर्थ को तो इगोइस्टिकल सबलाइन भी कहा है कीट्स ने। तो जो वर्ड्सवर्थ था या फिर जो भी रोमांटिक्स थे, ये अपने आई जो है, आई सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है रोमांटिक पीरियड के अंदर। जो खुद का एक्सप्रेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन। द थर्ड थिंग इज नेचर वर्शिप।
ये वो समय था जब नेचर को वापस रिवाइव किया गया था। एक तरीके से नेचर जो था वो सेकेंडरी हो गया था न्यू क्लासिकल पीरियड के समय। लेकिन रोमांटिक पीरियड के अंदर नेचर को वापस वर्शिप किया जाने लगा, जिसको वर्ड्सवर्थ की उसमें पोइट्री में पैंथीज्म भी बोलते हैं कि वर्शिपिंग ऑफ नेचर। तो इसको क्या बोलते हैं, पैंथीज्म भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये रोमांटिक पीरियड में नेचर वर्शिप थी। और सुपर नेचुरल एलिमेंट, जब हम पोएम देखते हैं, कॉलरिज की जब पोएम्स देखते हैं, या मैरी शेले के जो नॉवेल्स हैं, फ्रैंकेनस्टीन है, उनको देखते हैं, तो एक तरीके का है ना सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है ये बहुत ज्यादा था रोमांटिक पीरियड में। और कुछ एक जो पोइट्स थे वो बहुत एक्सटेंसिवली दे वर राइटिंग अबाउट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, बट नॉट इन द सेंस कि भी इट वाज क्वाइट अनबिलीवेबल। ओके, दोज supernatural elements were like suspension of disbelief, जो कि कॉलरिज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या यूज कर एक फ्रेज है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो जो डिसबिलीफ है उसका सस्पेंशन हो जाता है जब हम कॉलरिज की पोएम्स पढ़ते हैं। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे इसमें, और गॉथिक एंड मिडाइवल रिवाइवल था। कहीं ना कहीं गॉथिक एलिमेंट्स बहुत थे। जैसे आप कॉलरिज की जो पोएम्स पढ़ते हैं अपन सुपरनेचुरल की, उनके अंदर बहुत ज्यादा मिडाइवल जो पीरियड था उसके बारे में, मतलब जो बिल्डिंग बताई जाती है, जो किले, जो फोर्ट्स बताए जा रहे हैं, तो वो सब जो है वो मिडाइवल रिवाइवल है कहीं ना कहीं। आप कीट्स की जब पोएम्स देखते हैं, कीट्स की बहुत सारी पोएम्स हैं जो मिडाइवल पीरियड के बारे में, मिडाइवल पीरियड से मतलब जो उनका बैकग्राउंड है वो मिडाइवल है काफी। मिडाइवल का मतलब जो ग्रीक, जो एक तरीके से जो पुराने जो आर्किटेक्चर होता था उनके बारे में बात की गई है। गॉथिक है, गॉथिक तो है ही, गॉथिक तो आपको कॉलरिज की पोएम्स में भी मिल जाएगा और मैरी शेले के जो नॉवेल्स हैं उसमें भी मिल जाएगा। अब ये जो 5 क्वालिटीज हैं ये रोमांटिक पीरियड की क्वालिटीज हैं, जिसमें इमोशनल एंड इमेजिनेटिव, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ, नेचर वर्शिपिंग थी, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे, एंड गॉथिक एंड मिडाइवल रिवाइवल था। अब बात आती है कौन कौन से पोएट्स थे इस समय, कौन कौन से राइटर्स थे इस समय। तो जो पोएट्स के अंदर जो है इनमें दो थे। एक तो थे लेक स्कूल ऑफ पोएट्स, जिसको अपन ओल्ड स्कूल ऑफ पोएट्स बोलते हैं, जिसके अंदर कौन थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी। ये जो 3 थे ये लेक स्कूल ऑफ पोएट्स में माने जाते हैं, ठीक है, ये ओल्ड स्कूल ऑफ पोएट्स में माने जाते हैं। अब बात आती है यंग जनरेशन की, तो जो यंग जनरेशन है इसके अंदर शैले थे, पर्सी बाइसेस शैले, कीट्स थे और बायरन थे। शैले, कीट्स एंड बायरन, ये जो थे ये यंग जनरेशन थी। ये यंग जनरेशन हम दो तरीके से बोलते हैं। एक तो कि भाई ये इनसे यंग थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी, और दूसरा ये कि इनकी जो डेथ है शैले, कीट्स और बायरन की, ये बहुत जल्दी एज में हो गई थी। दे डिड नॉट लिव लॉन्गर। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी, इन्होंने एक अच्छी खासी एज, मतलब एक अच्छी खासी उम्र ली थी, लेकिन इन्होंने जो यंग जनरेशन है ये जल्दी ही मतलब इनकी डेथ हो गई थी। शैले हुआ, कीट्स हुआ, बायरन हुआ, इन सब की। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज ने मिलकर जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की थी, वहां से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है। और इसमें और उसके बाद में जो कॉलरिज है वो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बारे में लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ सिंपल थिंग्स के बारे में लिखते हैं, नेचुरल थिंग्स के बारे में लिखते हैं, बट क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में कहा था कि भाई हमने जब प्रीफेस लिखा, जब हम लिरिकल बैलेड्स लिख रहे थे, और एम वाज कि भाई वर्ड्सवर्थ जो है वो ऑर्डिनरी थिंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा अपनी पॉइंट्स के अंदर। और कॉलरिज का ऐसा था कि जो वो सुपरनेचुरल थिंग्स हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है, थिंग्स व्हिच आर नॉट बिलीवेबल, वो उनको उस तरीके से प्रेजेंट करेगा, दे सीम ऑर्डिनरी, दे सीम नेचुरल, दे सीम बिलीवेबल। सो ये कॉलरिज का एम था जब इन्होंने लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की थी। तो लिरिकल बैलेड्स जो है वो 1798 में पब्लिश हुई थी और ये वापस 1800 में पब्लिश हुई थी। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी जो थे ये लेक स्कूल ऑफ पोएट्स में आते हैं। यंग जनरेशन में शैले, कीट्स और बायरन आते हैं।
कीट्स, शेले और बायरन ये यंग जनरेशन इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इनकी डेथ जल्दी हो गई थी। इस समय अगर अपन ये बोले कि भाई इस समय और कौन थे, तो इस समय और जैसे चार्ल्स लैम्ब थे जो स्टोरीज लिख रहे थे, जो एसेज लिख रहे थे। उन्होंने शेक्सपियर की जो प्लेज हैं उनके ऊपर शेक्सपियर टेल्स लिखा है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो लिखा है वो अपनी सिस्टर के साथ मिलके, मैरी लैम्ब के साथ मिलके उन्होंने लिखा है, जो 1808 में पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद में अगर इस समय अपन देखें कि और कौन था नॉवेलिस्ट में, तो इस समय जो जेन ऑस्टन थी वो भी थी, क्योंकि उनका जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस वो 1812 में पब्लिश हो गया था, 1813 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश हो गया था, नॉर्थएंगर एब्बे पब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से उनका जो है जो जेन ऑस्टन है, जेन ऑस्टन ये भी रोमांटिक पीरियड में ही आती हैं, ठीक है। शैले, जो पर्सी वाइज शैले थे, इनकी वाइफ थी मैरी शैले, जिनका एक बहुत फेमस नॉवल है फ्रैंकेनस्टीन, वो भी इसी समय में लिखा गया था, 1818 में लिखा गया था, ठीक है। बहुत फेमस नॉवल है इनका, बहुत सारे सिलेबस में लगा हुआ है ये मैरी शैले का फ्रैंकेनस्टीन। और जेन ऑस्टन के जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, नॉर्थएंगर एबे है, मैन्सफील्ड पार्क है, दीज आर सम ऑफ हर फेमस नॉवेल्स। तो मैरी शैले है। और एक और थे स्कॉट जाने जाते हैं अपने वेवरले नॉवेल्स के लिए। ये अपने वेवरले नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये रोमांटिक पीरियड था। रोमांटिक का मतलब मैंने पहले बता दिया कि रोमांटिक का पीरियड कोई लव अफेयर और वैसा कुछ नहीं था। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे रिस्क से था, रिस्क कि जो पहले जो चला आ रहा था उससे रिस्क लेना, उससे अपना डू अवे करना कहीं ना कहीं। तो रोमांटिक पीरियड एक तरीके से रिस्क लेना था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, रूसो से इंस्पायर्ड था, और फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी इससे इंस्पायर्ड था। तो ये रोमांटिक पीरियड था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।